गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम नया चैप्टर नया लेसन लेके आए हैं आपके लिए, अध्याय 3, जिसका नाम है अनुवंशिकी। अध्याय 3 की चर्चा करेंगे आज हम। इससे पहले हमने अध्याय फर्स्ट पढ़ा था। आज अध्याय 3 के अंदर हम देखें, सबसे पहले हमारा जो शब्द है अनुवंशिकी, कि अनुवंशिकी किसे कहते हैं। अनुवंशिकी का अगर हम अर्थ देखें तो अनु प्लस वंश प्लस इक से मिलकर बना हुआ है। अनु किससे मिलकर बना हुआ है? अनु प्लस वंश प्लस इक, इनसे मिलकर अनुवांशिक शब्द बना हुआ है। अनु का मतलब होता है छोटा, उसके बाद है वंश, फिर इक। अर्थात जो वंश के अंदर है वो जो छोटा आया है वो किससे आया है? आगे वाले से। जब अपन पीढ़ी दर पीढ़ी किसी चीज का अध्ययन करते हैं तो वही क्या है? आपका अनुवंशिकी। अध्ययन किसका करेंगे? लेकिन सजीवों का। जैसे यहाँ पे हमने अनुवंशिकी की परिभाषा लिखी है कि अनुवंशिकी कहते हैं अपन कि जीव विज्ञान, क्योंकि यहाँ पे जीवों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए कौन सी शाखा में जाती है विज्ञान की? जीव विज्ञान। विज्ञान की जो शाखा है जीव विज्ञान, उसी के अंदर हम अनुवंशिकी का अध्ययन करते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की, जो सजीव है उनके लक्षणों की अनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहलाता है। इंग्लिश में अनुवांशिकी को क्या कहते हैं अपन? जेनेटिक्स। अनुवांशिकी को क्या नाम दिया गया है इंग्लिश के अंदर? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स कहते हैं अनुवांशिकी को इंग्लिश के अंदर, तो जेनेटिक्स कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है कि जो अनुवांशिकी शब्द है यानी जो जेनेटिक शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है बर्डसन ने। किसने किया है? बर्डसन। सर्वप्रथम अनुवांशिकी शब्द का जो प्रयोग किया है, जेनेटिक शब्द का जो प्रयोग किया है वो किया है बर्डसन ने। उसके बाद में बात करते हैं कि अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं। अनुवांशिकी लक्षण, अनुवांशिकी लक्षण कहते हैं कि वह लक्षण जिनका सजीवों में लैंगिक जनन दो प्रकार के होते हैं। जो जनन है वो दो प्रकार के हैं, एक तो होता है लैंगिक, एक होता है अलैंगिक। दो प्रकार के जनन होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। हम बात कर रहे हैं लैंगिक। लैंगिक कहते हैं कि जब जीव के द्वारा ही जीव की उत्पत्ति होती है, या अपन ऐसे बोलते हैं कि दो जीव मिलकर किसी एक की उत्पत्ति करते हैं, तो जीव मिलकर जब एक या अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करते हैं तो वो कहलाता है लैंगिक। लेकिन अलैंगिक कहते हैं कि जिसमें एक ही जीव क्या करेगा? अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करेगा, वो कहलाएगा अलैंगिक। तो लैंगिक जनन जो पाया जाता है वो मनुष्य के अंदर, गाय, कुत्ते, इस ये जंतु है उनके अंदर ये पाया जाता है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं लैंगिक जनन, कि वह लक्षण जिनका सजीवों में लैंगिक जनन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? संचरण, यानी जो लक्षण है वो खा जाएंगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। अर्थात अगर लक्षण माता में है या पिता में है, अगर माता पिता में लक्षण है तो किसमें जाएंगे? अपने पुत्र या पुत्री में। इसी प्रकार माता पिता के पास लक्षण कहाँ से है? उनके माता पिता से, अर्थात दादा दादी या फिर नाना नानी से। तो यह लक्षण जब पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होते हैं तो वही क्या कहलाते हैं? आपके अनुवंशिकी लक्षण। उसके बाद में आती है वंशागति। अब यहाँ पे अगर वंशागति को देखें तो वंश प्लस गति, यानी वंश के अंदर होने वाली गति को ही क्या कहते हैं अपन? वंशागति। वंशागति को इंग्लिश में अपन कहते हैं हेरिडिटी। कौन से शब्द से लिखते हैं इसको? हेरिडिटी। अनुवांशिकी तो जेनेटिक्स का है और वंशागति को क्या कहा है हमने? हेरिडिटी। तो वंशागति जो है उसको हेरिडिटी कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या है? तो परिभाषा अपन इसी शब्द से समझ सकते हैं कि वंशागति यानी वंश में होने वाली गति। वंश का मतलब कि जैसे कि जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी। जनक का मतलब माता पिता, जनक का मतलब क्या है यहाँ पे? माता पिता। कि माता पिता से लक्षण किसमें जा रहे हैं? अपनी संतति। संतति का मतलब यहाँ पे पुत्री या पुत्री से है, कि जब लक्षण जनक पीढ़ी से यानी माता पिता से लक्षण किसमें जाते हैं? पुत्री या पुत्री के अंदर, तो वही जो संचरण है वही क्या कहलाएगा? आपका वंशागति कहलाएगा। अनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरण वंशागति या हेरिडिटी कहलाता है। ठीक है। उसके बाद में जैसे हमने यहाँ पढ़ा था कि अनुवांशिकी को जेनेटिक से लिखते हैं, इंग्लिश के अंदर जेनेटिक से बोलते हैं। इसी प्रकार वंशागति को हेरिडिटी कहते हैं।
यहाँ पे जो जेनेटिक शब्द है उसका प्रयोग बर्डसन ने किया था। इसी प्रकार यहाँ पे जो वंशागति शब्द है, जो वंशागति यानी हेरिडिटी शब्द है, उसका जो प्रयोग किया है वो किसने किया है? स्पेंसर ने। अक्सर हम क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसने कौन से शब्द का प्रयोग किया, तो ये अपन को ध्यान रखना है। जेनेटिक शब्द का प्रयोग तो किया है बर्डसन ने, और हेरिडिटी शब्द का प्रयोग किसने किया है? स्पेंसर ने। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं फिर। अभी हम लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन में लैंगिक जनन होता है यानी जब दो जीव आपस में मिलकर अपने समान नए जीव को उत्पन्न कर रहे हैं तो लैंगिक जनन है। तो लैंगिक जनन में जीन विनिमय क्या होते हैं? जीन विनिमय होते हैं, जीनों का आदान प्रदान होता है। जीनों के आदान प्रदान होने के कारण एक ही जाति के जीवों के मध्य परस्पर विभिन्नताएं पाई जाती है। अक्सर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसे अपन सामान्य रूप से समझते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा कि जो नया बच्चा हुआ है, नई संतति जो हुई है, वो अपने पिता को गया है, माँ को गया है, बुआ को गया है, इस तरह के अपन शब्द सुनते हैं कि इसके नाक तो बुआ जैसे हैं। और कभी कभी क्या होता है कि वो अलग होता है। तो वो जो अलग है, विभिन्नता है या जो समानता है, वो किसके कारण है? तो वो है जीन विनिमय के कारण। जीन ही क्या करता है, उसके अंदर जो विभिन्नता है उनको उत्पन्न करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि एक ही जाति के सजीव के मध्य परस्पर विभिन्नताएं किसके कारण पाई जाती है? तो किसके कारण पाई जाएगी? यहाँ पे जीन विनिमय के कारण। जीनों का जो आदान प्रदान होता है, डीएनए जो होते हैं, उनके आदान प्रदान के कारण क्या होता है? उनमें परस्पर विभिन्नताएं पाई जाती है। उसके बाद में अब यहाँ पे जो अनुवांशिकी है, अनुवांशिकी का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? ठीक है, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे वैज्ञानिक आते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल के नाम आता है सबसे पहले, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ब्रूनसेल जो थे वहां के रहने वाले थे ये। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम आता है जिनको हम अनुवांशिकी का जनक क्या कहते हैं? अनुवांशिकी का जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है जिनको। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी जनक किसे कहते हैं? अपन ग्रेगर जॉन मेंडल को। अब मेंडल ने क्या किया कि इन्होंने उद्यान मंडल, क्वेश्चन पूछ भी चुका है बोर्ड के अंदर, हमारे एग्जाम के अंदर आ भी चुका है बोर्ड एग्जाम के अंदर, कि मेंडल ने कौन से पौधे पर अध्ययन किया? तो कौन से पौधे पर अध्ययन किया उन्होंने? उद्यान मंडल। कौन से पौधे पे? उद्यान मंडल, जिसको हम विज्ञान की भाषा के अंदर यानी हमारे जो विज्ञान के अंदर क्या कहते हैं? पाइसम सेटाइवम। जो वैज्ञानिक नाम है मटर का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है कि मटर का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सेटाइवम। पर संस्करण मतलब यहाँ पे प्रयोग किए। संस्करण के विभिन्न 7 प्रकार के इनके संस्करण आते हैं, तो उन्होंने प्रयोग किए। इन प्रयोगों को ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सामने प्रस्तुत किया। जो भी इनके प्रयोग थे उनको कहाँ पे रखा इन्होंने? ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सामने। और इनके प्रयोग बाद में पत्रिका के अंदर भी छपे, लेकिन उस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो 19वीं सदी के अंदर फिर मेंडल के नियमों की क्या हुई? पुणे खोज हुई। इनकी जो प्रयोग थे उनको छाप तो गया, ठीक है, छप तो गए वो, लेकिन उन पे किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरे वैज्ञानिक हुए जिनके नाम है यहाँ पे होमिडो ब्रिज, जो कि कहाँ के थे? जर्मनी के। इसी प्रकार कॉलरेंस जो कि कहाँ के हैं? ऑस्ट्रिया के। और एरिन वॉर शाइनेट जो कि है एरिन वॉर शाइनेट, वो भी ऑस्ट्रिया के हैं। इन्होंने क्या किया कि जो मेंडल के जो नियम थे इनको वापस खोजा और सबके सामने प्रस्तुत किए। लेकिन जब इनके जो नियम थे वापस आए तो वो सेम इनके समान थे ग्रेगर जॉन मेंडल के। इसलिए ही ग्रेगर जॉन मेंडल ने सर्वप्रथम अनुवांशिकी नियम दिए, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक। हालांकि मेंडल के नियम की खोज तो की बाद में किसने की? होमिडो ब्रिज, कॉलरेंस और एरिन वॉर शाइनेट, इन्होंने मेंडल के नियम की पुणे खोज की। परंतु क्योंकि पहले ही इन नियमों की खोज हो चुकी थी, खोज करने वाले कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। हालांकि ये पादरी थे, वैज्ञानिक नहीं थे, इसलिए इनके नियमों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। ये जितने भी हमने तीनों के नाम देखे ये क्या थे? वैज्ञानिक थे। ठीक है, जो जीव विज्ञान है,
है उनके वैज्ञानिक थे, उन्हीं पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन इन्होंने रिसर्च किया लेकिन पादरी पद पर रहते हुए एक दार्शनिक के तौर पर इन्होंने रिसर्च किया, इसके कारण इनके नियमों को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। लेकिन जब बाद में इनके नियम आए तो सेम किसके समान थे, ग्रेगर जॉन मेंडल के, इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है, आनुवंशिकी का जनक। तो ये हमें ध्यान रखना है। आगे जो मेंडल है, मेंडल वाद किसे कहते हैं, ये भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि मेंडलवाद किसे कहते हैं, तो हमें ध्यान रखना है। देखो मेंडलवाद का मतलब है कि मेंडल ने जो नियम दिए, मेंडल ने क्या दिए, जो अपने नियम दिए, आनुवंशिकी के जो नियम दिए थे उन्हीं को क्या कहते हैं अपन, मेंडलवाद। जो नियम है, नियमों को क्या कहते हैं अपन, मेंडलवाद। कौन सी नियम, लेकिन आनुवंशिकता के, जो आनुवंशिकता के जो नियम थे मेंडल के, उन्हीं को क्या कहा जाता है, मेंडलवाद। ठीक है, आगे फिर अपन चर्चा करेंगे इसमें कि इन्होंने कितने नियम दिए। तो मेंडल ने यहाँ पे प्रमुख रूप से 3 नियम दिए। मेंडल ने कितने नियम दिए, 3। मेंडल के जो नियम थे वो कितने नियम थे, 3। पहला नियम था इसके अंदर प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। दूसरा जो नियम था वो था पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। तीसरा जो नियम है वो है स्वतंत्र अपव्यय का नियम, स्वतंत्र अपव्यय का नियम। मेंडल ने 3 नियम दिए, प्रभाविता का, पृथक्करण का, स्वतंत्र अपव्यय का। मेंडल ने अपने 7 साल के अनुभव के अंदर, 7 साल तक इन्होंने मटर के पौधे पर रिसर्च किया। कितने वर्ष तक, 7 वर्ष। 7 वर्ष तक 7 प्रकार के इन्होंने लक्षणों को पाया, उन पे अध्ययन किया और अध्ययन करके 3 प्रकार के नियमों का प्रतिपादन किया, प्रभाविता का, पृथक्करण का और स्वतंत्र अपव्यय का। तो इन 3 नियम जो थे ये अलग अलग पीढ़ियों पर लगते थे। यहाँ पे ये जो 2 नियम है सूखे, यानी प्रभाविता का और पृथक्करण का, ये दोनों नियम एक संकर संग्रहण पर आधारित थे। आगे जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम चर्चा करेंगे। एक संकरण नियम पर आधारित है, एक संकर संकरण, जबकि हमारा जो तीसरा नियम था वो था द्विसंकर संकरण, इस पे आधारित है। ठीक है, तो इस तरीके से मेंडल ने क्या दिए, 3 नियम दिए। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे 1 नंबर का हमसे क्वेश्चन पूछ लिया वहां पे उठा के कि मेंडल के 3 नियमों के नाम बताइए, कि मेंडल ने कितने नियम दिए। तो मेंडल ने 3 नियम दिए हैं, प्रभाविता का, पृथक्करण का और स्वतंत्र अपव्यय का। उसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना है कि प्रभाविता का जो नियम है वो किस पे लगता है, तो प्रभाविता का नियम लगता है एक संकर संकरण पे। इसी प्रकार पृथक्करण का नियम किस पे लगता है, तो वो भी किस पे लगता है, एक संकर संकरण पे। और स्वतंत्र अपव्यय का जो नियम है वो किस पे आधारित है, किस पे लगता है, तो वो लगता है द्विसंकर संकरण पे। तो इस तरीके से हमने आज आनुवंशिकता की सामान्य जानकारी प्राप्त की। आगे हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी तो उसके अंदर हम इन्हीं 3 नियमों की चर्चा करेंगे। ठीक है, होप